स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों चलिए आज के हमारे इस वीडियो की शुरुआत हम एक आसान और एक कठिन सवाल से करते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि दुनिया में सुपर पावर कहलाने वाले देश कौन से हैं? क्या आपका जवाब यूएसए और रशिया है? शायद आप में से कुछ लोग चाइना को भी एक सुपर पावर कंसीडर कर रहे होंगे, पर फिर ये तो हुआ आसान सवाल। अब बारी है कठिन सवाल पूछने की। तो दोस्तों क्या आप बता सकते हैं कि ये देश सुपर पावर्स क्यों कहलाए जाते हैं? या फिर अगर हम पूछें कि ये देश सुपर पावर्स कैसे बने, तो शायद इस प्रश्न का जवाब देना आपके लिए थोड़ा पेचीदा यानी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि सुपर पावर की कोई स्टैंडर्ड या वाइडली एक्सेप्टेड डेफिनेशन नहीं है और ना कोई स्पेसिफिक पैरामीटर्स हैं जिन्हें बेस बनाकर ऐसा कोई कंक्लूजन ड्राइव किया जाए। मान लीजिए कि सुपर पावर की डेफिनेशन मिलिट्री सुप्रीमेसी से होती, तो इस लिहाज से तो ये बात गलत मालूम पड़ती है कि यूएसए या रशिया एक सुपर पावर है, क्योंकि हाल ही में यूएसए अफगानिस्तान में विफल हो चुका है और रशिया यूक्रेन में विफल होता दिखाई दे रहा है। कुछ यही हाल चाइना का ताइवान और साउथ चाइना सी में भी है। ऐसे में ग्लोबल लेवल पर मिलिट्री डोमिनेंस तो इनमें से किसी के पास भी नहीं है। वैसे दूसरी ओर अगर हम इकोनॉमिक डोमिनेंस को सुपर पावर होने का क्राइटेरिया माने, तो इस फील्ड में भी इन तीनों ही देशों से किसी एक को सुपर पावर का टाइटल नहीं दिया जा सकता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि भले ही यूएसए का डॉलर वर्ल्ड करेंसी हो, लेकिन इसके बावजूद भी वर्ल्ड बिजनेस यूएस के कंट्रोल में नहीं है। आफ्टर ऑल इतने इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाने के बाद भी रशिया, ईरान या नॉर्थ कोरिया में से कोई भी देश आज भी अपनी एक्टिविटीज को रन कर रहा है। दूसरी ओर चाइना ने वर्ल्ड फैक्ट्री बनकर या फिर अपने डेट ट्रैप में फंसाकर कुछ देशों पर अपना डोमिनेंस जरूर स्थापित कर लिया हो, लेकिन सिर्फ इसके लिए उसे इकोनॉमिक सुपर पावर कहना तो गलत होगा। तो ऐसे में हमारा प्रश्न तो वहीं का वहीं खड़ा दिखाई देता है कि आखिर ये देश सुपर पावर है क्यों? चलिए हम आपको समझाते हैं। इसका जवाब है ग्लोबल परसेप्शन। दोस्तों ये बात सही है कि वर्ल्ड लेवल पर ये देश सोल डोमिनेंस नहीं रखते, लेकिन फिर भी इनसे सीधे टकराने से हर कोई कतराता है। ऐसे में इनका डोमिनेंस अपने आप स्थापित हो जाता है। तभी तो ये सो कॉल्ड सुपर पावर्स भी एक दूसरे को चाहे जितनी आंखें दिखा लें, लेकिन ये फिर भी एक दूसरे से सीधी टक्कर लेना अवॉइड करते हैं। लेकिन ऐसे में प्रश्न ये उठता है कि क्या डिटरेंस या डर दिखाकर हासिल किया हुआ ये सो कॉल्ड वर्ल्ड सुपर पावर का टैग असल में कोई वैल्यू रखता है? क्योंकि सुपर पावर की ये डेफिनेशन और उसे परखने का ये पैमाना अब पुराना हो चुका है और इस एज ओल्ड डेफिनेशन को बदलने का काम एक बार फिर हमारा देश भारत कर रहा है। ठीक वैसे ही जब एक समय नॉन अलाइंड मूवमेंट का नेतृत्व करके इंडिया ने सो कॉल्ड वर्ल्ड सुपर पावर्स के बीच अपनी अलग वर्ल्ड लीडरशिप एस्टैब्लिश की थी, जिसने सारी दुनिया को एक नई राह दिखाई थी। जी हाँ दोस्तों, भारत एक बार फिर ठीक वैसा ही कर रहा है, लेकिन इस बार उसने पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से दुनिया को एक नया रास्ता दिखाने की ठानी है, जिसमें वो ये गुट और वो गुट का अंतर खत्म करके विश्व के लिए एक बिल्कुल नए और इंक्लूसिव रोड मैप बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। यही कारण है कि जैसे ही दिसंबर 2022 में भारत ने पहली बार G20 की अध्यक्षता ग्रहण करी, भारत के अंदर आने वाले समय का अधिनायक देखा जाने लगा। दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो डिस्कशन में हम जानेंगे कि कैसे भारत PDI यानी पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और अपनी G20 की अध्यक्षता को यूज करके पूरे दुनिया में अपना डोमिनेंस बढ़ा सकता है और किस प्रकार से भारत उसको यूज करके ऑलरेडी दूसरे देशों को दबाकर नहीं बल्कि उनका साथ देकर ग्लोबल पावर बनने की राह पर है, ठीक वैसे ही जैसा एक ग्लोबल लीडर को करना चाहिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के GS2 के IR सेक्शन के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा है। इसके बारे में हम वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों यूपीएससी की तैयारी फुटबॉल वर्ल्ड कप के फाइनल के जैसे होती है। जीत दर्ज करी तो पूरी दुनिया आपके लिए शोर मचाती है, पर कोई ये नहीं जानना चाहता कि उस टीम के हर एक खिलाड़ी ने न जाने कितने वक्त पहले से उसे एक मैच के लिए तैयारी करनी शुरू कर दी थी, उसे एक मैच के लिए कितना त्याग करा। जितनी जल्दी एक खिलाड़ी अपने गोल को तय करके तैयारी करने लग जाता है, उतना ही ज्यादा वो खिलाड़ी अपने फाइनल मैच में रेडी रहता है। एंड सेम गोज विथ यूपीएससी। आप जितनी जल्दी तैयारी चालू कर देंगे, आपके पास एक अपर हैंड होगा एग्जाम की कॉम्प्लेक्सिटीज को उतने ही अच्छे से टैकल करने का। और इसी अपर हैंड को प्रोवाइड कराने के लिए स्टडी IQ लेकर आया है साल की आखिरी और सबसे बड़ी सेल को, जिसके अंतर्गत आपको 2024 के लिए पहला यूपीएससी प्री प्लस मेंस लाइव फाउंडेशन बैच मिलेगा मात्र और मात्र 17,499 की सुपर डिस्काउंटेड प्राइस पे, अगर आप AG लाइव कूपन कोड यूज करते हैं। ये सेल 31 दिसंबर तक वैलिड है।
बाकी सभी अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, अगर हम 21st सेंचुरी को इंटरनेट का युग कहें तो इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज के समय में पब्लिक सर्विस डिलीवरी जैसी आम फैसिलिटी हो या फिर डिफेंस और स्पेस टेक्नोलॉजी जैसे कॉम्प्लेक्स फील्ड, सब कुछ इंटरनेट और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के इर्द गिर्द ही घूमते हैं। यही कारण है कि अगर आप बीते 15 से 20 सालों में ही देखें तो दुनिया की सबसे बड़ी और तेजी से बढ़ती हुई कंपनीज भी अमेजॉन, ट्विटर, मेटा, गूगल एक्सेट्रा जैसी टेक जायंट्स ही हैं। यही कारण है कि ग्लोबल स्फीयर पर डिजिटल एडवर्टाइजिंग, कॉमर्स मैसेजिंग, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल मीडिया और ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे सारे न्यूली एस्टैब्लिश्ड क्रिटिकल फील्ड्स इन्हीं की डोमिनेंस में हैं। ऐसे में एक बात तो सबकी समझ में आ रही थी, वो ये कि इस सदी में जो साइबर टेक्नोलॉजी और यूजर डेटा को कंट्रोल करेगा, ये दुनिया उसी की मुट्ठी में रहेगी। यही कारण है कि अक्सर बड़े से बड़े देशों की सरकारें भी इन टेक जायंट से सीधी भिड़ती नजर आ रही थी, क्योंकि उन्हें यह साफ दिख रहा था कि आज के इस टेक डोमिनेंट वर्ल्ड में लोकस ऑफ पावर गवर्नमेंट के हाथों से खिसक कर इन टेक जायंट्स के हाथों में जा रहा था, जिसका ये कंपनीज भी ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने की कोशिश कर रही थी। वहीं दूसरी ओर जैसे एक समय में सारी दुनिया फर्स्ट वर्ल्ड, सेकेंड वर्ल्ड और थर्ड वर्ल्ड जैसे इकोनॉमिक स्टेटस में बंटना शुरू हो गई थी, वैसे ही आज की दुनिया भी हैव्स एंड हैव्स नॉट के बीच में बढ़ती जा रही है, जिसे देखकर बड़े बड़े एक्सपर्ट्स का यही कहना था कि साइबर बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के अभाव में न केवल आम जनता बल्कि बड़े से बड़े देशों के बीच भी एक डिजिटल डिवाइड क्रिएट होता जा रहा है, जो डेवलपमेंट की रेस में पिछड़ी हुई कंट्रीज को और भी पीछे ढकेलने का काम कर रहा है। वैसे तो हर कोई इस समस्या को गिनवा रहा है, लेकिन उसे सॉल्व करने की दिशा में कोई भी काम नहीं कर रहा है। ऐसे में अब भारत ने ये बेड़ा अपने कंधों पे उठाया है। जी हाँ, अगर हम बीते कुछ सालों में देखें तो भारत ने पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर यानी पीडीआई की फील्ड में अनपैरेलल्ड सक्सेस प्राप्त की है। फिर चाहे वो आधार, मोबाइल और बैंक अकाउंट को लिंक करने वाली जैम ट्रिनिटी हो या डिजिटल डॉक्यूमेंट्स को स्टोर करने और सर्टिफाई करने वाली डिजी लॉकर, मल्टीपल पेमेंट सेटलमेंट्स का वन स्टॉप सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाले भारत बिल पे हो या फिर फाइनेंशियल सेक्टर में क्रांति लाने वाला यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम यानी यूपीआई, इन सभी ने दुनिया के सामने भारत के पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का लोहा मनवाया है। यही नहीं, कोविड के दौरान कैसे भारत ने कोविन पोर्टल का इस्तेमाल करके दुनिया की लगभग 18% पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करने का नामुमकिन लगने वाला काम करके दिखाया, ये सभी ने देखा। इंडिया की डिजिटल डोमेन सक्सेस का एक रीजन गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनीज के बीच का सिंक्रोनाइजेशन भी रहा। वैसे तो जैम या यूपीआई जैसे टेक इनोवेशंस डेवलप्ड कंट्रीज में पहले ही शुरू हो चुके थे, लेकिन जिस तरह भारत ने अपने पब्लिक सेक्टर के माध्यम से रेगुलेटरी गाइडलाइन स्टैब्लिश करके प्राइवेट सेक्टर के लिए इनोवेशन और मार्केट की नई अपॉर्चुनिटीज खोली, वैसा उन देशों में नहीं हुआ था। ऐसा इसीलिए क्योंकि भारत के ये पब्लिक डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के सोर्सेज ओपन थे और इनका एपीआई या एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस भी सभी को इनोवेट करने का खुला मौका देता था, जिसके चलते भारत ने सारे टेक इकोसिस्टम को ही बदल कर रख दिया और किसी एक स्पेसिफिक कंपनी की डोमिनेंस नहीं आने दी। अपनी लो कॉस्ट और कंसेंट बेस्ड डेटा शेयरिंग पर बेस्ड प्रोटोकॉल्स के चलते इन प्लेटफॉर्म्स ने डिजिटल डिवाइड को कम करने और इंक्लूसिविटी को बढ़ाने का काम किया और इसका परिणाम हमें 2015 में शुरू हुई जनधन आधार योजना में ही देखने को मिलता है, जिसने देश में इंक्लूसिविटी की एक नई इबारत लिख दी है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब ये स्कीम शुरू हुई थी तब केवल 15% बैंक अकाउंट्स ही महिलाएं ऑपरेट करती थीं, जबकि बीते 8 साल में 460 मिलियन से ज्यादा अकाउंट्स खुलने के बाद ये संख्या रूरल एरिया में 56% और सेमी अर्बन एरिया में 67% हो चुकी है। यही नहीं, आज पर अकाउंट एवरेज डिपॉजिट भी 71% से ज्यादा बढ़ गया है और ये ट्रांसफॉर्मेशन भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के इनॉर्मस डेवलपमेंट की ही देन है। यही कारण है कि बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स BIS की एक रिसेंट स्टडी ने यह बात हाईलाइट करी है कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में इंडिया ने जो डेवलपमेंट बीते 10 सालों में अचीव किया है, उसे किसी भी अन्य देश को हासिल करने में 50 साल का समय लगता। इसलिए मई 2022 में ACI वर्ल्ड वाइड की रिपोर्ट प्राइम टाइम फॉर रियल टाइम 2022 के अकॉर्डिंग इंडिया का यूपीआई इकोसिस्टम वर्ल्ड की डेवलप्ड कंट्रीज में यूज किए जाने वाले सिमिलर सिस्टम से ज्यादा एडवांस है।
यही नहीं, इंडिया के इस राइजिंग इनोवेशन और टेक्निकल एक्सपर्टीज का प्राइम एग्जाम्पल आपने कोविड के दौरान देखा होगा, जब 50 से ज़्यादा कंट्रीज के इंडिया के कोविन प्लेटफॉर्म में इंटरेस्ट शो करने के बाद इंडिया ने इस प्लेटफॉर्म को ओपन सोर्स बनाकर सारी कंट्रीज के लिए ओपन एक्सेस प्रोवाइड करा दिया। इसी सिलसिले में जुलाई 2021 में कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव भी ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें 140 से ज्यादा देशों के रिप्रेजेंटेटिव्स ने शिरकत की थी। फरवरी 2022 में फॉरेन सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रृंगला द्वारा दिए गए एक स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इंडिया और WHO के बीच एक MOU पे भी चर्चा चल रही है, ताकि कोविन को एक ग्लोबल वैक्सीनेशन प्लेटफॉर्म की तरह यूज किया जा सके। यही नहीं, अब इसी दिशा में एक कदम आगे बढ़कर भारत ई-कॉमर्स सेक्टर की भी इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ाकर डेमोक्रेटाइज करने का काम कर रहा है, जिसके लिए वो ONDC या ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के माध्यम से स्मॉल और मीडियम साइज मर्चेंट्स को भी इक्वल एक्सेस और अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करा रहा है, जिसे देखकर ये कहा जा सकता है कि आने वाले समय में भारत का MSME सेक्टर और भी ज्यादा एम्पावर्ड हो पाएगा। तो ऐसे में ये बात दुनिया के सामने स्टैब्लिश हो गई है कि अगर आने वाला समय डिजिटल क्रांति का है तो उस क्रांति का सेना नायक भारत है। और ऐसा इसीलिए है क्योंकि भारत के ये सारे टेक इनोवेशन और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की रिलायबिलिटी को दुनिया के सामने बड़े और डाइवर्स पॉपुलेशन सैंपल्स पे टेस्ट किया गया है। आफ्टर ऑल, दुनिया के सामने ये बात स्टैब्लिश हो गई है कि जो चीज भारत जैसी विशाल और डाइवर्स पॉपुलेशन को कॉस्ट एफिशिएंट मेजर के थ्रू सर्व करने में सक्षम है, वो ग्लोबल अडॉप्शन के लिए तो अडॉप्टेबल होगी ही। इसी के चलते 2022 में IT मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव के दिए गए एक स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग 30 से ज्यादा कंट्रीज के साथ इंडिया की UPI सर्विस को प्रोवाइड करने को लेकर डिस्कशंस चल रहे हैं, जिनमें फ्रांस, UAE और सिंगापुर ने ऑलरेडी इस ओपन प्लेटफॉर्म को अडॉप्ट कर लिया है। वहीं नेपाल, जापान और चाइना से भी इस बारे में बातचीत चल रही है। इन सभी बातों को देखते हुए हम कह सकते हैं कि भारत द्वारा ब्रेक होते हर डिजिटल बैरियर के साथ दुनिया डिजिटल डेमोक्रेसी और इंक्लूसिविटी की ओर बढ़ती जा रही है। इस सब के अलावा अगर हम कुछ ग्लोबल डेटास पर नजर डालें तो आज लगभग 4 बिलियन पॉपुलेशन के पास अपनी कोई डिजिटल आइडेंटिटी तक नहीं है। वहीं ऑलमोस्ट 1.5 बिलियन लोग अनबैंक्ड हैं, जबकि दुनिया की 133 कंट्रीज में कोई डिजिटल पेमेंट सिस्टम भी नहीं है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि वो भारत ही है जो इन देशों को एक इफेक्टिव गाइडिंग लीडरशिप प्रोवाइड कर सकता है। भारत के पास ये मौका है कि वो दुनिया भर को अपने इन सभी वेल टेस्टेड और इनोवेटिव डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के पैकेज को प्रोवाइड करके दुनिया के इस डिजिटल डिवाइड को खत्म करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाए, जिससे उसके सॉफ्ट पावर के एनहांसमेंट में भी दूरगामी परिणाम होंगे। तभी जब भारत ने हाल ही में G20 की अध्यक्षता ग्रहण करी तो इसे लेकर ऑल ओवर द वर्ल्ड में एक पॉजिटिव वेव देखने को मिली। ऐसे में यह देखना जरूरी हो जाता है कि आखिर क्या मायने हैं भारत के इस G20 प्रेसिडेंसी के। तो चलिए इसके ऊपर भी हम बात करते हैं। दोस्तों, भारत ने जैसे ही वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर के थीम के साथ G20 की अध्यक्षता स्वीकारी, भारत ने यह स्पष्ट कर दिया कि उसका इरादा क्या है। G20 जो ग्लोबल GDP का लगभग 85%, ग्लोबल ट्रेड का लगभग 75% और वर्ल्ड पॉपुलेशन का लगभग 2/3 रिप्रेजेंट करता है, ऐसे ग्रुप की प्रेसिडेंसी इंडिया को अपने रिसेंट अचीवमेंट्स की यूनिक ब्रांडिंग करने का एक अनपैरेलल्ड अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराती है, जिससे न केवल भारत अगले साल भारत में होने वाले G20 सम्मेलनों के बीच अपने आप को एक अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट और टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में स्टैब्लिश कर पाएगा, बल्कि इसके माध्यम से इंडिया बाकी विकसित देशों के कंपैरिजन में अपने एडवांस्ड और इंक्लूसिव डिजिटल रिवॉल्यूशन को भी बोल्ड लेटर्स में दुनिया के सामने रख सकता है कि कैसे वो सारी दुनिया को एक वर्ल्ड लीडर की तरह डिजिटल रिवॉल्यूशन के इस सूत्र में बांधने का काम करेगा। साथ ही यहाँ गौर करने वाली बात यह भी है कि G20 की प्रेसिडेंसी दिसंबर 2021 से नवंबर 2025 तक 4 सदर्न डेमोक्रेसीज यानी इंडोनेशिया, इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका के बीच ही रहनी है। ऐसे में ये भारत के साथ साथ इन देशों के लिए भी डेवलपिंग वर्ल्ड के इंटरेस्ट को बढ़ावा देने के लिए एक कंबाइंड ग्लोबल साउथ लीडरशिप स्टैब्लिश करने और इसी कॉन्टेक्स्ट में सिनर्जी और सॉलिडेरिटी बिल्ड करने की एक रेयर अपॉर्चुनिटी है। यही नहीं, अगर हम इंडिया के ग्लोबल डोमिनेंस के पर्सपेक्टिव से देखें तो हम पाएंगे कि इंडिया हर बार की तरह इस बार भी वीकर नेशंस को सपोर्ट करने के लिए G20 को एक इंक्लूसिव अप्रोच फॉलो करने की दिशा में आगे बढ़ा रहा है। उदाहरण के लिए इंडिया अफ्रीकन यूनियन को परमानेंट ऑब्जर्वर के स्थान से उठाकर यूरोपियन यूनियन की तरह ही G20 का एक फुल फ्लेश्ड मेंबर बनाने के लिए प्रयास कर सकता है। ऐसे में इंडिया के अफ्रीकन कंट्रीज से न्यूली डेवलपिंग रिलेशंस भी और मजबूत होंगे।
यही नहीं, G20 जो दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमीज का एक संगठन है, उसे ग्लोबल इश्यूज का प्रैग्मेटिक और ह्यूमन सेंट्रिक सॉल्यूशंस ढूंढने में भी इंडिया एक नेतृत्व प्रदान कर सकता है। दोस्तों ऐसे में हम देख सकते हैं कि भारत का ग्लोबल लेवल पर बढ़ता इन्फ्लुएंस उसे एक डोमिनेंट सुपर पावर की बजाय एक वर्ल्ड लीडिंग सुपर पावर बनने की दिशा में आगे बढ़ा रहा है, जिसमें भारत अपने वेदों से प्रेरणा लेते हुए वसुदेव कुटुंबकम के विश्वास से सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि विश्व के सभी छोटे बड़े देशों के लिए एक एग्जाम्पल सेट कर रहा है कि आखिर एक सुपर पावर को कैसा होना चाहिए। इस मुद्दे पे आपका क्या ओपिनियन है दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जैसा कि मैंने वीडियो के पहले भाग में बताया था कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के लिहाज से काफी ज्यादा है, तो उसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल मैं आपके लिए छोड़कर जा रहा हूँ जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। एंड द क्वेश्चन इज, द लॉन्ग सस्टेन्ड इमेज ऑफ इंडिया एज अ लीडर ऑफ द ऑप्रेस्ड एंड मार्जिनलाइज्ड नेशंस हैज डिसअपीयर्ड ऑन द अकाउंट ऑफ इट्स न्यू फाउंड रोल इन द इमर्जिंग ग्लोबल ऑर्डर। इलैबोरेट। एंड विद दिस क्वेश्चन माय फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।